हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड कंपटीशन हब में। तो दोस्तों, हम आपके आगामी परीक्षाओं वीडियो ग्रुप सी और अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए ये वीडियो लेके आए हैं। और इन वीडियो सीरीज़ में हम शुरू करने वाले हैं नदी तंत्र। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इसमें अलकनंदा नदी तंत्र, अलकनंदा रिवर सिस्टम। तो इसमें अलकनंदा नदी तंत्र को हम शुरू करने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट और ये ज़रूरी होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो अलकनंदा नदी का जो उद्गम होता है वो होता है आपका सतोपन ताल से। सतोपन ग्लेशियर के सतोपन ताल से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है और इसके अगल बगल सूर्यकुंड और चंद्रकुंड भी स्थित हैं। पुराणों में अलकनंदा नदी को हिरण्यावर्तनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। और अलकनंदा नदी सतोपन ताल से निकलती हुई आगे पहुंचती है और केशव प्रयाग में पहुंच जाती है। केशव प्रयाग में सरस्वती नदी इसकी प्रथम सहायक नदी है। सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी का संगम कहाँ पे होता है? वो होता है आपका केशव प्रयाग में। तो सरस्वती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सरस्वती नदी जो निकलती है वो देवताल से निकलती है और केशव प्रयाग में अलकनंदा नदी के साथ संगम करती है। तो ये भी पूछा जाता है कि जो भीमपुल है वो किस नदी पे है? तो भीमपुल जो है वो आपकी सरस्वती नदी पे है और इसी के अगल बगल भीम गुफा भी स्थित है। तो सबसे पहले ये सहायक नदी हो गई आपकी सरस्वती नदी। अलकनंदा और सरस्वती का संगम कहाँ पे होता है? वो होता है केशव प्रयाग में। तो इसके बाद अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और वो पहुँच जाती है बद्रीनाथ में। 4 धामों में से एक है और ये सबसे पहले यहाँ पे बद्रीनाथ में पहुँच के ऋषिगंगा सेकंड से संगम करती है। ऋषिगंगा सेकंड जो निकलती है वो नीलकंठ पर्वत से निकलती है और ऋषिगंगा सेकंड और अलकनंदा नदी का जो संगम होता है वो होता है बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ में इनका संगम होगा। इसके पश्चात ही अलकनंदा नदी अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ेगी और गोविंद घाट में पहुँच के लक्ष्मण गंगा से संगम करती है। तो लक्ष्मण गंगा निकलती कहाँ से और इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो लक्ष्मण गंगा है वो दो नदियों से मिलकर बनी होती है, हेमगंगा और पुष्पावती नदी। तो हेमगंगा जो निकलती है वो हेमकुंड से निकलती है और पुष्पावती नदी निकलती है वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी से निकलती है। फूलों की घाटी काफ़ी प्रसिद्ध है। ये भी पूछा जाता है कि फूलों की घाटी की खोज किसने की? तो फूलों की घाटी की खोज की थी फ्रैंक स्मिथ ने। इस पर 1931 में इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, वैली ऑफ फ्लावर। तो ये भी किसकी है? ये फ्रैंक स्मिथ की है। तो हेमगंगा और पुष्पावती नदी निकलती है और ये घांघरिया नामक स्थान पे घाघरिया नामक स्थान पे मिल जाती है और लक्ष्मण गंगा के नाम से आगे बढ़ती है। तो लक्ष्मण गंगा और अलकनंदा का जो संगम होता है वो होता है गोविंद घाट में। तो अपने आप में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और फेमस नाम है। तो इसके बाद अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और अलकनंदा नदी पहुंच जाती है आपके विष्णुप्रयाग में। तो विष्णुप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? तो ऊपर से नीचे के क्रम में चलें तो सब उत्तराखंड के पंच प्रयागों में पहला प्रयाग है। यहाँ पे अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम होता है। तो धौलीगंगा निकलती कहाँ से है? धौलीगंगा का जो उद्गम होता है वो होता है आपके धौलागिरी श्रेणी से। धौलीगंगा निकलती है और रेणी गाँव में ये ऋषिगंगा से संगम करती है। तो अभी कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा कि जो जोशीमठ के रेणी में जो बाढ़ आई थी वो इसी ऋषिगंगा पे आई थी। और ऋषिगंगा और धौलीगंगा का संगम होता है रेणी में। रेणी अपने आप में काफ़ी फेमस जगह भी है। गौरा देवी ने छिपा आंदोलन रेणी नामक गांव से ही शुरू किया था। तो इसके बाद जो धौलीगंगा है वो आगे बढ़ती है और विष्णुप्रयाग में अलकनंदा से संगम करती है। इसके बाद ये आगे बढ़ेगी और ये जोशीमठ से होते हुए हेलंग नामक स्थान पे पहुंच जाएगी। हेलंग नामक स्थान पे ये पहुंच के कल्पगंगा से संगम करती है। तो ये भी पूछा जाता है कि कल्पगंगा और अलकनंदा का संगम कहाँ पे होता है? तो कल्पगंगा और अलकनंदा का जो संगम होगा वो हेलंग नामक स्थान पे होगा, जो जोशीमठ से 13 किलोमीटर नीचे पड़ता है। तो कल्पगंगा जो है वो पंचकेदारों में पांचवा केदार है, कल्पनाथ या कल्पेश्वर महादेव। तो इसके तट से होके बहती है और ये नदी हेलंग में अलकनंदा से संगम करती है। तो ये भी पूछा जाता है कि कल्पगंगा पे कौन सा प्रोजेक्ट है? तो यहाँ पे एक जल विद्युत परियोजना भी है, उसका नाम है उर्गम जल विद्युत परियोजना। उर्गम एक घाटी का नाम है, तो इसी घाटी के नाम पे है उर्गम जल विद्युत परियोजना। तो इसके बाद अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और पाताल गंगा इसकी एक अन्य सहायक नदी है। पाताल गंगा के साथ संगम होता है और इसके बाद अलकनंदा आगे बढ़ते हुए गरुड़ गंगा के साथ संगम करती है। तो ऐसा पूछा जाता है गरुड़ गंगा और अलकनंदा का संगम कहाँ पे होता है? तो अलकनंदा और गरुड़ गंगा का जो संगम होगा वो होगा पैनखंडा पूरे पट्टी का नाम है। तो ये पैनखंडा नामक स्थान पे गरुड़ गंगा के साथ संगम करती है। तो इसके बाद अलकनंदा आगे बढ़ती है और चमोली से 7 किलोमीटर पहले
ये बिरही नामक स्थान पे बिरही गंगा से संगम करती है। तो बिरही गंगा का जो उद्गम होता है वो होता है नंदा घुंघुटी एवं त्रिशूल पर्वत से। इन पर्वतों की तलहटी से बिरही गंगा का उद्गम होता है। जो रूपकुंड है, होमकुंड है, वो भी इन्हीं पर्वतों की तलहटी में बसा है। रूपकुंड और होमकुंड किन पर्वतों की तलहटी में बसा है, वो है नंदा घुंघुटी और त्रिशूल पर्वत शिखर की ना। तो ऐसा माना जाता है कि जो होमकुंड है, नंदा देवी का जो अंतिम पड़ाव है होमकुंड ही है। यहीं पे नंदा देवी की डोली रखी जाती है और इससे आगे चौसिंगिया खाड़ो अकेले हिमालय की यात्रा करता है। तो बिरही गंगा और अलकनंदा का संगम हो गया आपका बिरही नामक स्थान पे। और इस पे एक ताल भी है, बिरही ताल। बिरही ताल भी है और यहाँ एक जल विद्युत परियोजना है, गोहना जल विद्युत परियोजना। तो वो है आपकी बिरही गंगा पे। इसके बाद अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है चमोली से होते हुए, ये अलकापुरी में पहुँचती है। तो अलकापुरी में ये बालखिलिया नदी के साथ संगम करती है। तो बालखिलिया नदी और अलकनंदा का जो संगम होता है वो होता है अलकापुरी चमोली में। तो बालखिलिया नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो बालखिलिया नदी का उद्गम तुंगनाथ रुद्रनाथ श्रेणी से होता है। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अमृत गंगा किसकी सहायक नदी है? तो जो अमृत गंगा है वो बालखिलिया नदी की सहायक नदी है। तो बालखिलिया नदी से मिलके ये बालखिलिया के नाम से आगे बढ़ती है और अलकापुरी में जाके ये अलकनंदा से संगम करती है। इसके बाद ये अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती है और नंदप्रयाग में पहुंच जाती है। तो नंदप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? तो उत्तराखंड के पंचप्रयागों में ऊपर से नीचे के क्रम में चले तो दूसरा प्रयाग, पंचप्रयाग में दूसरा प्रयाग नंदप्रयाग ही है। ये यहाँ पे नंदा घुंघुटी त्रिशूल पर्वत शिखर से निकलती हुई नंदाकिनी नदी अलकनंदा के साथ नंदप्रयाग में संगम करती है। तो इसके बाद अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और कर्णप्रयाग में पहुँच जाती है। कर्णप्रयाग में पहुँच के पिंडर नदी या कर्णगंगा, पिंडर नदी को कर्णगंगा भी कहते हैं और कर्णप्रयाग को कर्ण की तपस्थली भी माना जाता है। तो पिंडर नदी और कर्णगंगा या कर्णगंगा का संगम जो होता है वो कर्णप्रयाग में होता है अलकनंदा नदी के साथ। और जो पिंडर नदी का उद्गम है वो है पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर मुख्यतः बागेश्वर जनपद में है और इसका कुछ भाग चमोली जनपद में भी माना जाता है। तो पिंडारी ग्लेशियर से निकलती हुई पिंडर नदी या कर्णगंगा कर्णप्रयाग में आएगी और अलकनंदा के साथ संगम करेगी। इसके बाद कर्णप्रयाग से होते हुए ये चमोली जनपद के बाहर प्रवेश कर जाएगी और ये पहुंच जाएगी आपकी रुद्रप्रयाग जनपद में। रुद्रप्रयाग जनपद में पहुंचती है तो ये रुद्रप्रयाग में सबसे पहले संगम करती है मंदाकिनी नदी से। तो मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? ये है मंदरांचल पर्वत श्रेणी या मंद्रकांता पर्वत श्रेणी है, जहाँ से चौराबाड़ी ताल है। तो चौराबाड़ी इसका प्रमुख स्रोत है। इसको ही गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि गांधी जी की मृत्यु के बाद सन 1948 में गांधी जी की अस्थियों को यहीं चौराबाड़ी ताल में विसर्जित किया गया था, इसलिए इसे गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। तो गांधी सरोवर कहाँ स्थित है या चौराबाड़ी ताल कहाँ स्थित है? तो ये है आपका रुद्रप्रयाग जनपद में केदारनाथ के ऊपर। तो ये केदारनाथ से होकर कौन सी नदी बहती है? वो है मंदाकिनी नदी और ये रुद्रप्रयाग में आके अलकनंदा के साथ संगम करती है। तो रुद्रप्रयाग के बाद अलकनंदा आगे बढ़ती है और ये पहुंच जाती है आपकी पौड़ी में। तो पौड़ी और टिहरी की प्राकृतिक सीमा बनाते हुए अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और टिहरी जनपद के देवप्रयाग नामक स्थान पे, जो अपने आप में काफ़ी फेमस भी है और ये पंच प्रयाग में ये ऊपर से नीचे के क्रम में चले तो अंतिम प्रयाग भी है। और यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। भागीरथी निकलती है आपके उत्तरकाशी के गोमुख से। तो गोमुख ग्लेशियर से कुछ दूरी पे है गोमुख, जो एक गुफा के रूप में है। तो यहाँ से निकलती है भागीरथी नदी और भागीरथी नदी और अलकनंदा का संगम कहाँ पे होता है? ये होता है आपका देवप्रयाग में। देवप्रयाग पड़ता है आपका टिहरी जनपद में। और ये भी पूछा जाता है कि सास बहू का संगम कहाँ पे होता है? तो सास कहा जाता है भागीरथी को और बहू कहा जाता है अलकनंदा नदी को। तो सास बहू का संगम भी कहाँ पे होगा? देवप्रयाग में होगा। तो इसके बाद देवप्रयाग में ही अलकनंदा और मंदाकिनी मिलके गंगा नदी का निर्माण करते हैं और यहाँ से बढ़ते हुए गंगा नदी आगे बढ़ती है। अलकनंदा और भागीरथी का संगम होने के बाद ये गंगा नदी के नाम से आगे बढ़ती है और यहीं से गंगा का निर्माण होता है। हरिद्वार होते हुए ये आगे यूपी में प्रवेश कर जाती है। तो दोस्तों ये था आज का नदी तंत्र, अलकनंदा नदी तंत्र, और उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो ये नदी तंत्र हम शुरू कर रहे हैं तो इसमें हम सारी नदियों को क्लियर करेंगे। तो इसमें पहले अलकनंदा थी, इसके बाद अगली वीडियो में हम
करेंगे मंदाकिनी नदी सिस्टम, और धीरे धीरे उत्तराखंड की सभी नदी तंत्र को हम इसमें आपका पूरा आने वाले एग्ज़ाम के लिए तैयार कराएंगे। तो अच्छा लगा तो इसमें हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच।